हेलो बच्चे, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले सूचित किया था कि क्लास 11th वाले जो बच्चे हैं जो कि 10th में थे अब 11th में आ रहे हैं और जिनका साइंस लेने का पर्पस है और जिनके अंदर 3 मुख्य रूप से सब्जेक्ट आती है, वो है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये है केमिस्ट्री आपका जो सत्र 2024 और 25 का। तो दोस्तों, अब हम केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक नया रजिस्टर बना लेना है और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आप नोट्स लिखते जाना है और पढ़ते जाना है, ठीक है। तो मैं आपको सारा प्रोवाइड करूँगा, नोट्स, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आंसर, सारे कुछ, ठीक है। तो सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट वीडियो। तो इसमें आपको पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे रेडी नहीं हुए हैं और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ जाए। अब हम पढ़ते स्टार्ट करते। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं अगर चैप्टर नंबर फर्स्ट की, तो इसमें मुख्य जो बातें हैं वो ये हैं कि हम समझेंगे केमिस्ट्री होती क्या है, उसके अंदर जो पदार्थ क्या होता है, इसके अलावा अवयवीकरण क्या होते हैं, साथ में भार, द्रव्यमान और इसके कुछ नियम होते हैं वो। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे सार्थक अंक क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते दोस्तों, चैप्टर हमारा है फर्स्ट, इसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका फर्स्ट वीडियो है। अब हम छोटे से 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, जो कि है साइंस अर्थात विज्ञान। विज्ञान क्या होती है, विज्ञान किसे कहते हैं। हालांकि ये अलग टॉपिक है, रसायन से शुरू करना चाहिए, बट विज्ञान भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों, विज्ञान का मतलब होता है प्रकृति के रहस्यों को समझना। ध्यान से समझना बात को, ध्यान से। यहाँ पर लिखा गया है कि मनुष्य होता है, उस मनुष्य के द्वारा प्रकृति के रहस्यों को समझना और उनका वर्णन करने के लिए उसके पास में जो भी उपलब्ध ज्ञान है, ठीक है, उनका वर्णन करने के लिए उपलब्ध ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन मुख्य रूप से यह है कि मनुष्य होता है उसके द्वारा प्रकृति के रहस्यों को समझना, साथ में उनका जो वर्णन है उसके लिए हमको वर्णन करना होता है, तो उसके लिए उसके पास में उपलब्ध ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। सिंपल। ओके, अब हम समझ लेते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होती है। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की डेफिनेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा। ये है एक विज्ञान की शाखा। रसायन विज्ञान किसकी शाखा है, विज्ञान की। जैसे विज्ञान की शाखाएं होती है जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो इस तरह से तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर पदार्थों के मौलिक अवयवीकरण, ये अच्छी बात है यहाँ पर समझना जैसी है, पदार्थ के मौलिक अवयवीकरण। तो मौलिक अवयवीकरण कौन से होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हैं, एक तो आपका परमाणु, अणु और आयन भी होता है, बट यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो जैसे परमाणु, अणु जो कि छोटे मौलिक, किसी भी पदार्थ का सबसे मौलिक जो कण होता है ना, अवयवी कण, वो होता है दोस्तों परमाणु। इससे फिर अणु, आयन वगैरह हो सकते हैं। साथ में उनके रूपांतरण का अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो सिंपल है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थ के मौलिक अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु और उनके रूपांतरण का अध्ययन करना, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। आगे समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो रसायन विज्ञान, इसका हम बोलते हैं केमिस्ट्री। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को लिखूंगा आगे कि जो केमिस्ट्री है भाई साहब, वो कहाँ से आया है। तो दोस्तों, केमिस्ट्री हिंदी में भी लिख देता हूँ, केमिस्ट्री, ये दोस्तों होता है वो ग्रीक भाषा के शब्द
कीमिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? कीमिया से लिया गया है, से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ आगे लिख रहा हूं, जिसका लिया गया है, जिसका अर्थ काला रंग होता है। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? काला रंग होता है। यहां पर मैं इसको रेड में लिख रहा हूं, काला रंग होता है। ठीक, वापस से केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, ये कहाँ से आया? तो ग्रीक भाषा का शब्द कीमिया से लिया गया है और इसका अर्थ होता है दोस्तों काला रंग। ठीक है, आगे दोस्तों एक अच्छी बात है, आगे समझिए कि भाई साहब रसायन जो विज्ञान होता है, उस रसायन विज्ञान का पिता कौन है? पिता को हम कह सकते हैं जनक। तो रसायन विज्ञान का पिता या जनक कौन है? तो दोस्तों इसका जनक या पिता है लेवोशियर। कौन है? लेवोशियर। लेवोशियर ने सबसे पहले हम केमिस्ट्री का मतलब स्टार्टिंग किया था लेवोशियर भाई साहब ने, इसलिए उनका पिता या फिर जनक किसे कहा जाता है? लेवोशियर को कहा जाता है। इसके अलावा आगे एक बात है कि आधुनिक, दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझना क्या क्या है चीज़ें। मैंने सिंपल बोला है रसायन विज्ञान का पिता या जनक कौन है? लेवोशियर। आधुनिक भारतीय रसायन शास्त्र का पिता कौन है? रसायन शास्त्र को हो, विज्ञान को हो, एक ही बात है। तो रसायन शास्त्र का पितामह कौन है? भीष्म पितामह नहीं, पितामह। आधुनिक भारतीय रसायन शास्त्र का पितामह कौन है? तो दोस्तों ये बंदा है आपका आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। कौन है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। डन। ये दो बंदे के नाम याद रखना। तो आधुनिक भारतीय रसायन शास्त्र का पितामह कौन है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हो। हाँ दोस्तों, अब हम समझते आगे टॉपिक है आपका द्रव्य पदार्थ। दोस्तों आपने सुना होगा एक चीज और, ठीक है, यहाँ पर समझना दोनों चीज को ध्यान से। एक चीज है द्रव्य और दूसरी चीज है द्रव। इन दोनों फर्क को समझना ध्यान से। एक चीज है द्रव्य का मतलब दूसरा मतलब होता है पदार्थ। क्या मतलब होता है? दूसरा पदार्थ होता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैटर। क्या बोलेंगे दोस्तों? मैटर। बट इसका मतलब होता है क्या? तो इसका मतलब होता है दूसरा मतलब तरल, अर्थात लिक्विड। क्या हो जाएगा? लिक्विड। तो दोनों में फर्क को समझना ध्यान से, बहुत फर्क है। कभी कभी है ना, द्रव्य को आप समझ लेते हो कि पानी, ठीक है, ऐसा द्रव्य को आप पानी समझ लेते हो। नहीं, पानी है वो एक द्रव्य नहीं है। मतलब पानी, इसको हम एक्चुअली में देखा जाए तो क्या हो जाएगा? द्रव। बट आपको अगर कहा जाए कि पानी मारकर, तो वो क्या हो जाएगा? द्रव्य। अगर आपको पानी मारकर कहा जाए तो जिसमें मारकर तो तरल नहीं है, द्रव नहीं है, बट आपका पानी है वो क्या है? द्रव है, तरल है। आ रही है वो समझिए। तो दोनों में फर्क इतना होता है कि पदार्थ या द्रव्य का मतलब होता है प्रत्येक वस्तु, दुनिया की प्रत्येक वस्तु द्रव्य कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। बट द्रव मतलब जो तरल है। क्या है? जो तरल है। ओके, अब दोस्तों हम समझते हैं कि द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ का मतलब क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। अभी आपको मैंने एक एग्जांपल बताया, मार्कर, ठीक है। ये मार्कर है, इस मार्कर का कोई न कोई द्रव्यमान होता है, मतलब भार होता है। सिंपल, इसका कोई न कोई द्रव्यमान होता है। अगर मैं इसको मेरे हाथ पे रखूं
तो वो कोई न कोई क्या करता है, स्थान को घेरता है। अर्थात सिंपल है कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु जिसका कोई भी द्रव्यमान होता है और वो साथ में स्थान को घेरती है, तो वो दोस्तों कहलाती है पदार्थ, अर्थात द्रव्य कहलाती है। आ रही है बात समझ में? अब इसका एग्जाम्पल भी हम लिख लेते हैं ताकि आपका कन्फ्यूज़न होता है वो दूर हो जाए। तो इसका एग्जाम्पल आपके पास में जो भी चीज़ पड़ी हुई है, आपके पास उपलब्ध चीज़ है, वो लिख सकते हैं आप लोग। पेंसिल, पेन, पुस्तक, ठीक है। जल, जल भी भाई साहब पदार्थ ही है ना। वायु, हाँ एक बार ध्यान रखना, वायु, वायु भी एक प्रकार का पदार्थ ही है। उसका भी कोई न कोई क्या होता है, द्रव्यमान होता है, साथ में वो भी क्या कर सकती है, स्थान को घेरती है, ठीक है। जैसे गुब्बारा, सिंपल है ना। इसके बाद में क्या हो जाएगा भाई साहब, इसके बाद मार्कर हैं, पेन है, पेंसिल है आदि, ठीक है। कोई भी आप चीज़ लिख सकते हैं इसमें। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल थी कि कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान को घेरती है, द्रव्य कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। अब दोस्तों आगे इसका हम वर्गीकरण को समझते हैं। देखिए, इसका वर्गीकरण करेंगे दोस्तों हम भौतिक प्रकृति के आधार पर। तो द्रव्य की अवस्थाएं लिख सकते हैं या भौतिक प्रकृति के आधार पर इसका हम वर्गीकरण करेंगे। भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं। अब किसकी भौतिक अवस्थाएं? द्रव्य की, पदार्थ की। तो द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, वो भी किसके आधार पर दोस्तों? तो वो हैं भौतिक प्रकृति के आधार पर। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने पढ़ा भी होगा। भौतिक प्रकृति के आधार पर जो आपका द्रव्य होता है, जो आपका पदार्थ होता है, इसके तीन भेद होते हैं, तीन भाग होते हैं, या तीन भागों में इसको बांटा जाता है। फर्स्ट होता है दोस्तों ठोस, अर्थात सॉलिड। सेकेंड होता है द्रव, द्रव्य नहीं द्रव, ठीक है, लिक्विड। और लास्ट होता है गैस, अर्थात गैस। डन। तो भौतिक प्रकृति के आधार पर या द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं जो कि होती हैं तीन, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। दोस्तों मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, एक पात्र है, इस पात्र में मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी पदार्थ है, द्रव्य है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें है, इसमें भी है भाई पदार्थ यानी कि द्रव्य, और इसमें भी हमने एक पदार्थ ले लिया। अब समझ सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पर पदार्थ लिया है पानी को, ठीक है। किसको लिया है? पानी को, जल को। देखिए दोस्तों, जो आपका जल है वो ठोस में अगर देखा जाए तो वो है बर्फ। क्या है? बर्फ। तो बर्फ में आप देखोगे तो उसमें भी जो अवयवी कण होते हैं, जल के अवयवी कण होते हैं, इतने पास में होते, इतने निकटतम होते, इतने पास में होते, इतने निकटतम होते कि उनके मध्य कोई खाली स्थान नहीं रहता है, ठीक है। इतने सटीक होते हैं जिससे वो व्यवस्थित रूप से जमे होते हैं। आ रही बात समझे? अभी एक एग्जांपल दूसरा बताता आपको। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर क्या है? ठोस है। अब मार्कर में ऐसा क्या गुण है जो कि ठोस है? तो इसके अंदर, इस मार्कर में जो भी अवयवी कण हैं इतने नज़दीक हैं, जो कि क्रमबद्ध व्यवस्थित हैं कि इसको वो क्या बनाते हैं? ठोस बनाते हैं। आ रही बात समझे? तो यहाँ पर अवयवी कण होते हैं वो अधिकतम निकट होते हैं या अधिक निकट होते हैं, क्रमबद्ध व्यवस्थित होते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे इस पदार्थ का जो आकार है और जो आयतन है, जो वो घेरता है, वो क्या है? आयतन है। जो स्थान है वो घेरता है वो आयतन है। तो इसका जो आकार है, उसका जो आयतन है वो निश्चित होता है।
वापस से मार्कर को लेके चलते, इसके अवयवी कण इतने निकट हैं, इतने क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित हैं कि इसका आकार है और इसका आयतन है वो निश्चित है। तो वो दोस्तों क्या कहलाता है, आपका ठोस कहलाता है। बट इसमें आप देखोगे तो इसमें बर्फ को हमने गर्म किया तो वो पानी में बदल गया। अब पानी में ऐसा क्या हुआ, तो पानी में दोस्तों इसमें जो अवयवी कण है जल के, वो अवयवी कण तो ठोस के मुकाबले इनके मध्य जो दूरी होती है वो थोड़ी दोस्तों क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि इनके मध्य अवयवी कण हैं, उनके मध्य जो दूरी होती है वो थोड़ी ज़्यादा है, इनके मध्य कोई दूरी नहीं थी, मतलब ये निकट नहीं है, ठीक है। जिसके वजह से इनके अंदर जो गुण आता है वो किस टाइप का आता है, द्रव अवस्था का आता है। अब इसमें आपका पानी का एग्जाम्पल मैं लेके आपको बताता हूँ। मान लेते हैं 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी को हमने गिलास में रखा है, मतलब गिलास मतलब बड़ा वाला, ठीक है। 1 लीटर पानी हमने इसको बीकर में रखा है और उस बीकर को इस बीकर से हम हटा करके किसी अन्य पात्र में रखते हैं। किसी अन्य पात्र में, मान लीजिए प्लेट है, उसमें हमने डाल दिया पानी को, तो पानी था वो 1 लीटर था, प्लेट में जाने के बाद भी वो कैसा रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी का आयतन है वो दोस्तों निश्चित है। बट आप समझो कि बीकर में था तब बीकर का शेप था पानी का, शेप मतलब आकार था। बट इसको हमने प्लेट में डाला तो प्लेट में डालने से प्लेट का शेप ले लेगा, प्लेट का आकार ले लेगा। इसका मतलब द्रव के अंदर जो आकार हैं, जो शेप हैं वो निश्चित नहीं होता है, बट आयतन निश्चित होता है। इस बात को ध्यान से समझना। जो आपका द्रव है, जो आपका लिक्विड है, इसमें जो शेप होता है, जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, बट आयतन होता है वो निश्चित होता है। अब इस पानी को हमने ज़्यादा गर्म किया तो वो वाष्प में बदल गया, गैस हो गया। अब इसमें आप देखोगे दोस्तों तो गैस के अंदर जो आपको अवयवी कण होंगे वो बहुत ही दूर दूर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, बहुत ही दूर दूर मिलेंगे, जिसके वजह से उनका जो गुण है वो गैसीय अवस्था में या गैसीय हो जाता है, ठीक। तो इनके अंदर आप देखोगे तो दोस्तों अगर हम अगरबत्ती का धुआं होता है वो कमरे में मतलब अगरबत्ती को जला देते हैं तो कमरे में पूरी तरह से वो फैल जाता है। आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि अगरबत्ती का धुआं कमरे में फैल गया, इसका मतलब इसका कोई न तो आयतन फिक्स है और न ही इसका आकार फिक्स है। गैस को किसी भी पात्र में डालो उसका आकार ले लेता है, इसको अगर हम बाहर खुला छोड़े तो वो फैल जाता है। तो इसका कोई आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। वापस से समझना मेन बात। ठोस के अंदर दोस्तों अवयवी कण बहुत पास पास में होते हैं, जिसके वजह से इनका आकार आयतन निश्चित होता है। द्रव में आप देखोगे तो इसमें अवयवी कण होते हैं वो ठोस के मुकाबले थोड़े दूर हो जाते हैं, जिससे इनका आकार होता है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अनिश्चित। बट आयतन होता है वो निश्चित होगा। ऐसा क्यों, 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध को हम दोस्तों किसी भी पात्र में रखेंगे वो 1 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब वो आयतन फिक्स है इसका, बट वो आकार होता है वो बदलता रहेगा पात्र के हिसाब से, ठीक है। तो आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। गैस में देखोगे तो गैस में दोस्तों अवयवी कण बहुत ही दूर दूर चले जाते हैं, जिसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, जिसका कोई आयतन निश्चित नहीं होता है, तो अनिश्चित दोनों हो जाएंगे। अब मैं इस बात को लिखता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए मैंने डेफिनेशन को लिख दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए ठोस की डेफिनेशन है, इसमें अवयवी कण एक दूसरे के बहुत निकट और क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं। ओके, आकार व आयतन निश्चित होता है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है पत्थर, नमक, शर्करा आदि। आप बहुत सारे लिख सकते हैं जो ठोस दिखाई दे रहा है आपको वो। द्रव की हम बात करते हैं तो ठोस की तुलना में अवयवी कण होते हैं वो कुछ अधिक दूरी पर होते हैं। इसके मुकाबले इसमें आपको अवयवी कण अधिक दूरी पर देखने को मिलते हैं, जिससे आयतन निश्चित होता है बट आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। उदाहरण की हम बात करते हैं जल, तेल, दूध, ठीक है।
नेक्स्ट हो जाएगा गैस। गैस में हम बात करते हैं तो अवयवी कण होते हैं अत्यधिक दूरी पर होते हैं, जिससे इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है वायु, CO2, N2। ओके, अब दोस्तों हम पढ़ते हैं द्रव्य की आगे नेक्स्ट वर्गीकरण, जो कि है संगठन के आधार पर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट मैं आपको जो चार्ट होता है वो बता देता हूँ, ताकि आपका क्लियर हो जाए कि इसके वर्गीकरण के अंदर कौन कौन से आए, आगे पढ़ेंगे हम लोग वो। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ दोस्तों, देखिए आगे हम बात करते हैं द्रव्य जो आपका होता है इसका वर्गीकरण। मैं इसका चार्ट आपको बता देता हूँ, फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो बोरिंग होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, इसका जो वर्गीकरण होता है, इसका मुख्य जो आधार है वो है दोस्तों संगठन के आधार पर। किसके आधार पर? संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर देखा जाए तो दोस्तों जो आपका द्रव्य होता है इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? दो भागों में। फर्स्ट आपका जो भाग होगा ए, वो हो जाएगा दोस्तों शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, इसको बोलते हैं प्योर सबस्टेंस। दूसरा हो जाएगा दोस्तों बी, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, इसको हम कह सकते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। इम्प्योर सबस्टेंस मिक्सर। ठीक, आगे दोस्तों शुद्ध पदार्थ होते हैं, इनको दो भागों में हम डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? दो भागों में। इसके अंदर जो फर्स्ट आता है वो है तत्व, एलिमेंट्स। दूसरा जो आता है वो है यौगिक, कंपाउंड्स। जो तत्व होता है इनको हम आगे तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों धातु, मेटल्स। सेकेंड हो जाएगा अधातु, नॉन मेटल्स। और थर्ड हो जाएगा उपधातु, मेटलॉइड। ठीक, हाँ। अब जो मिश्रण है या अशुद्ध पदार्थ है, इसको दोस्तों हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? दो भागों में। फर्स्ट इसमें आ जाएगा समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सर। और दूसरा हो जाएगा विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है, हाँ। एक बार वापस देख लो दोस्तों। अगर हम द्रव्य का वर्गीकरण करें, पदार्थ का वर्गीकरण करें संगठन के आधार पर, तो संगठन के आधार पर दोस्तों इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। शुद्ध पदार्थ प्योर सबस्टेंस, और दूसरा हो जाएगा अशुद्ध पदार्थ मिश्रण, इम्प्योर सबस्टेंस मिक्सर। शुद्ध पदार्थ के दो भाग हो जाएंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के तीन भाग हो जाएंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ओके, एंड देन अशुद्ध पदार्थ मिक्सर होते हैं, इसके दो भाग हो जाएंगे समांगी, विषमांगी, होमोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस मिक्सर। आप लोग इसको याद रखना। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपने जो भी स्क्रीनशॉट ली हो इसका नोट्स बना लेना है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है, और पढ़ के वापस कल के वीडियो में आना है। और दोस्तों इसको याद रखना है, फिर हम शुद्ध पदार्थ से कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में, यानी कि वीडियो 2 में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना।